हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग एएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कॉड ब्लैक इज डिक्लेयर्ड हॉस्पिटल स्टाफ शुड अंडरस्टैंड इट टू मीन। जब कॉड ब्लैक डिक्लेयर होता है तो हॉस्पिटल स्टाफ इसका क्या मीनिंग समझेगा? ऑप्शन ए कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन बी बॉम्ब थ्रेट, ऑप्शन सी इन्फेंट एब्डक्शन, ऑप्शन डी फायर। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बॉम्ब थ्रेट। कॉड ब्लैक का मतलब होता है बॉम्ब थ्रेट का कंडीशन यहाँ पर हुआ है। इन हॉस्पिटल सेटिंग डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग अलग तरह के कॉड एक्टिवेट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ इस तरह से हैं। कार्डियक अरेस्ट जब भी होता है वहां पर कॉड ब्लू एक्टिवेट किया जाता है। बॉम्ब थ्रेट की कंडीशन के अंदर कॉड ब्लैक एक्टिवेट किया जाता है। इन्फेंट एब्डक्शन के लिए जो होता है वो है कॉड पिंक। इसी के साथ ही फायर की कंडीशन के अंदर कॉड रेड एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए नर्स एनकाउंटर ए सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट इन ए पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक बिफोर इनिशिएटिंग कॉड ब्लू प्रोसीजर। एक नर्स है जो कि सस्पेक्ट कर रही है कि एक पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट का कंडीशन हुआ है। कॉड ब्लू प्रोसीजर को इनिशिएट करने से पहले नर्स का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन ए वेरीफाई अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन बी notify the patient's family, option C get the patient's medical records, option D call the hospital administrator। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। जब भी हम कॉड ब्लू को इनिशिएट कर रहे हैं उससे पहले हमें वेरीफाई करना होगा अनरिस्पॉन्सिवनेस और चेक करना है पल्स और ब्रीदिंग को। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है नोटिफाई द पेशेंट्स फैमिली। हमें पेशेंट्स की फैमिली को नोटिफाई करना होता है, लेकिन यह हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, यह लेटर स्टेप के अंदर आ जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है गेट द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स। यह भी हमारा यहाँ पर इमीडिएट प्रायोरिटी के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी में दिया गया है कॉल द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। यह पॉइंट तो हमारा इससे रिलेवेंट ही नहीं है। इसीलिए अगर हमें कॉड ब्लू इनिशिएट करना है तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होता है हम उनका असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के अंदर आ जाता है अनरिस्पॉन्सिवनेस और पल्स और ब्रीदिंग को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच क्लिनिकल सिचुएशन वुड ए फेस टेंट बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से ऐसे क्लिनिकल सिचुएशन है जिसके अंदर की फेस टेंट को अप्रोप्रिएटली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए पेशेंट विथ सीवियर हाइपोक्सीमिया रिक्वायरिंग रैपिड ऑक्सीजन एस्कल्टेशन, ऑप्शन बी ए पेशेंट विथ फेशियल ट्रॉमा एंड डिस्कम्फर्ट विथ ए स्टैंडर्ड मास्क, ऑप्शन सी ए पेशेंट नीडिंग प्रिसाइज ऑक्सीजन कंट्रोल, ऑप्शन डी ए पेशेंट हु रिक्वायर ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अर्जेंटली। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए पेशेंट विथ फेशियल ट्रॉमा एंड डिस्कम्फर्ट विथ ए स्टैंडर्ड मास्क। अगर किसी पेशेंट को फेशियल ट्रॉमा है या फिर स्टैंडर्ड मास्क जो है उससे डिस्कम्फर्ट है तो वहां पर यूज में लिया जाता है फेस टेंट। फेस टेंट को यूज में लेने से क्या होता है कि जो सेंसिटिव एरिया है फेस का और जो इंजर्ड एरिया है फेस का, वहां पर प्रेशर जो होता है वो अवॉइड हो जाएगा और हम एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ए पेशेंट विद सीवियर हाइपोक्सीमिया रिक्वायरिंग रैपिड ऑक्सीजन एस्कल्टेशन। अगर रैपिड ऑक्सीजन एस्कल्टेशन देना है अगर हमें किसी पेशेंट को, तो इसके लिए फेस टेंट को यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेस टेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन नहीं डिलीवर करता है। इसके लिए आपको यूज में लेना होगा नॉन रीब्रीथर मास्क या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला। ऑप्शन सी में दिया गया है ए पेशेंट नीडिंग प्रिसाइज ऑक्सीजन कंट्रोल। अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर प्रिसाइज अमाउंट में ऑक्सीजन देना है तो वहां पर आप यूज में लेंगे वेंचुरी मास्क को। ऑप्शन डी में दिया गया है ए पेशेंट हु रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अर्जेंटली। इसके अंदर भी सेम ऑप्शन ए वाला ही आएगा, यहाँ पर भी आपको हाई फ्लो नेजल कैनुला और नॉन रीब्रीथर मास्क यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 6-year-old child with pneumonia is requiring oxygen therapy. Which device is most appropriate for delivering supplemental oxygen with minimal discomfort? एक न्यूमोनिया वाला 6-year-old चाइल्ड है हमारे पास, जैसे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमसे यह पूछा गया है कि जब हम ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो हमें मिनिमल डिस्कम्फर्ट के साथ कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए? ऑप्शन ए नेजल कैनुला, ऑप्शन बी सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी ऑक्सीजन टेंट। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए नेजल कैनुला। नेजल कैनुला जो होता है उससे जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसमें भी चाइल्ड एंगेज्ड रह सकता है, यह मिनिमल डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकता है और चाइल्ड ब्रीथ भी इजीली कर सकता है, इसीलिए नेजल कैनुला को यूज में लेते हैं। सिंपल फेस मास्क और वेंचुरी मास्क अगर हम यूज में लेंगे तो इससे क्या होगा
कि बेबी का जो है वो माउथ और नोज दोनों कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से ईटिंग ड्रिंकिंग में उसको प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ ही वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हमें मिनिमल डिस्कम्फर्ट को फोकस करना है तो हम नेजल कैनुला यूज में लेंगे। ऑप्शन डी में हमें दिया गया है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट इतना कॉमनली यूज में नहीं लिया जाता है और यह एनक्लोज कर लेता है अपर बॉडी को, जिसकी वजह से भी उसके मोमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमल एंड मैक्सिमल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल आर। जीसीएस स्केल का मिनिमल स्कोर और मैक्सिमल स्कोर क्या होता है? ऑप्शन ए 8 एंड 9, ऑप्शन बी 8 एंड 12, ऑप्शन सी 12 एंड 13, ऑप्शन डी 3 एंड 15। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 3 एंड 15। जीसीएस स्केल का मिनिमल स्कोर होता है 3 और मैक्सिमल स्कोर होता है 15। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है वो एक स्कोरिंग सिस्टम है जिससे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट के अंदर उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अंदर जो होता है मिनिमल स्कोर हमारा 3 होता है। अगर 3 स्कोर आ रहा है यहाँ पर तो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है वो डीप कोमा या फिर ब्रेन डेड स्टेट के अंदर है। मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो यहाँ पर 15 होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा पेशेंट फुल्ली अवेक है। जीसीएस स्केल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट आप नोट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आई ओपनिंग, फिर आता है मोटर रिस्पॉन्स और फिर वर्बल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलार वॉल इज कॉल्ड। एल्वियोलार वॉल का डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एम्पाइमा, ऑप्शन बी एम्फाइसेमा, ऑप्शन सी लेरिंजाइटिस, ऑप्शन डी लंग एब्सेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एम्फाइसेमा। एम्पाइमा और एम्फाइसेमा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एम्फाइसेमा में जो होती है एल्वियोलार वॉल डिस्ट्रक्ट होती है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। यह है हमारी हेल्दी एल्वियोलाई और यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्फाइसेमा की कंडीशन के अंदर इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद एम्पाइमा आता है। एम्पाइमा का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। ऑप्शन सी में हमें दिया गया लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स। ऑप्शन डी के अंदर है लंग एब्सिस। लंग एब्सिस जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर पस फिल्ड कैविटी बन जाती है। इसके बाद हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी एम्फाइसेमा, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है एल्वियोलार वॉल को। इसे पिंक पफर भी डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल्स रेफर टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट। निम्न में से कौन सा ऐसा इथिकल प्रिंसिपल है जिसके अंदर के क्लाइंट के लिए कुछ अच्छा करना है ऐसा रेफर करता है? ऑप्शन ए बेनिफिशियंस, ऑप्शन बी नॉन मालेफिशियंस, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी जस्टिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब है डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट। उसके बाद हमें ऑप्शन बी में दिया गया नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस का मतलब है डूइंग नो हार्म। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट। लास्ट है हमारा जस्टिस। जस्टिस का मतलब है ट्रीट इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment। अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो यहाँ पर हमें लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट देने के लिए कौन से टाइप का कंटेंट एज्यूम करना चाहिए? ऑप्शन ए इन्फॉर्म कंसेंट, ऑप्शन बी इम्प्लाइड कंसेंट, ऑप्शन सी डायरेक्ट कंसेंट, ऑप्शन डी एक्सप्रेस्ड कंसेंट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इम्प्लाइड कंसेंट। अगर कोई केस है हमारे पास इमरजेंसी का, जैसा कि हमें यहाँ पर कोमा का कंडीशन दिया गया है, अगर हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट को डिले किया तो यह बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेकर इम्प्लाइड कंसेंट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स एडमिनिस्टर्ड ए रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन टू ए क्लाइंट। Upon realizing the mistake, she immediately reported to the authority and did incidental reporting. This shows एक नर्स है जिसने कि रॉन्ग डोज मेडिसिन का एडमिनिस्टर कर दिया है। जब उन्हें उनकी गलती पता चलती है तो वो इमीडिएटली अथॉरिटी को विजिट करती है और इंसिडेंटल रिपोर्ट लिखवाती है। तो यह क्या शो करता है? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी अथॉरिटी, ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मास्लोस हायरार्की ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड द ह्यूमन नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इज। मास्लोस हायरार्की ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड है, उसमें से ह्यूमन की ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी एलिमिनेशन, ऑप्शन सी न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना सर्वाइवल 1 मिनट भी पॉसिबल नहीं है, सो हमारा यहाँ पर
हाईएस्ट नीड ऑफ प्रायोरिटी जो रहेगा वो है ऑक्सीजन का।